नमस्कार, मैं योगेश राणा। नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले भाजपा के भीतर और बाहर कई लोग पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर निपट चुके हैं। एक दो लोग ऐसे हैं जो आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिन लोगों को नरेंद्र मोदी चाहकर भी राजनीतिक तौर पर निपटा नहीं पा रहे। एक राहुल गांधी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। करीब 9-10 साल से दोनों को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की हर कोशिश की जा चुकी है भाजपा की ओर से, भाजपा सरकार की ओर से, लेकिन अभी तक तो कामयाब होती हुई दिखती नहीं है। लेकिन इन्हीं के बीच एक बहुत पुराने मुख्यमंत्री भी है और नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी भी है, जो यह सपना बहुत सालों से पाले हुए है कि नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर कैसे धाराशाही किया जाए। 2024 के बाद राजनीतिक तौर पर अपना सब कुछ लूटा पिटा कर वो बैठ सकते हैं। जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर बनती हुई दिख रही है, इससे जो अनुमान लग रहा है, इससे लग रहा है कि यह जो पुराने मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी के बहुत पुराने व्यक्तिगत तौर पर अदावत रखने वाले हैं, यह इस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत बुरी तरीके से निपट सकते हैं। राजनीतिक जमीन खोते जा रहे हैं नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार वैसे तो देश भ्रमण पर है और मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के काम में लगे हुए। नीतीश कुमार को लेकर मौजूदा जो समय है, इसमें 4 सच है जो बार बार उजागर होते हैं और जिन पर बार बार चर्चा होती है। पहला, जैसा कि मैंने कहा, वो विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ उन लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं जिनको कांग्रेस भाव नहीं दे रही है या फिर जो कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर जैसे कई सारे लोग हैं। यानी विपक्ष को लेकर उनकी अपनी एक अलग ही लाइन है जो बिल्कुल भी व्यवहार में आती हुई तो नहीं दिखती है मौजूदा विपक्ष की राजनीति में। और दूसरी बात, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं लेकिन उनकी खुद की राजनीति घनघोर संकट में है। पहले आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मीना सिंह और भी कई सारे नाम अगर ये गिनाए जाए तो लंबे हो जाएंगे। ये बहुत ही खास रहे हैं नीतीश कुमार के और ये लोग छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार खुद लालू यादव के बेटे को अपना उत्तराधिकारी चुन चुके हैं। इस पर उनकी पार्टी में विद्रोह के हालात बार बार बन रहे हैं। बात जेडीयू के टूटकर बिखर जाने तक पहुंचती है, इसको लेकर खबरें आती है। और तीसरी बात, नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन खत्म होती हुई सीधे सीधे दिखती है। ये आंकड़ों की जुबानी है, यह कोई आकलन हवाई नहीं है। आप ध्यान दीजिए, 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। जेडीयू ने उस चुनाव में 115 सीटों के साथ 22.58% वोट शेयर पाया। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने बिहार में मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में जेडीयू ने 71 सीटें जीती और वोट शेयर घटकर 16.83% पर पहुंच गया। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले गए, मिलकर चुनाव लड़ा और कमाल हो गया, 43 सीटें ही केवल जीत पाए और वोट शेयर तो गिरकर केवल 15.39% रह गया। यानी यह साफ सी तस्वीर है, नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर मर रहे हैं। और नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर मरते हुए 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने का सपना पालकर बैठे हुए। अब आखिरी और चौथी बात, वैसे तो नीतीश कुमार बार बार मना करते हैं लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना देश का प्रधानमंत्री बनना है। शायद वो सोचते हैं कि उनका तालमेल कांग्रेस के साथ साथ उन दलों से भी अच्छा रहे जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते या फिर जिन्हें कांग्रेस पसंद नहीं करती। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? जैसे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, जगनमोहन रेड्डी, वो ऐसा क्यों चाहते हैं? दोनों नाव में पैर रखकर खड़े होने का संतुलन साधना क्यों चाहते हैं? आप सोचिए, अगर भाजपा का पांव फिसलता है 2024 के चुनाव में और बहुमत से कुछ सीट दूर रह जाती है और अगर कांग्रेस भी आंकड़े को पा नहीं पाती है, कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है में लोग पार्टियां है, यूपीए जो है, तो किसके नाम पर चर्चा होगी? और नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसको कांग्रेस के साथ जो शामिल दल होंगे वो भी हाँ कर सके और जो कांग्रेस के खिलाफ दल होंगे वो भी हाँ कर सके। यानी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनके नाम पर हाँ भर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो यह होता है तो वो होगा, वो होता है तो ये होगा। इसीलिए वो पहले ही सभी के गले मिलकर सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
जैसा कि मैंने कहा, पहली बात, मौजूदा समय में भाजपा को बहुमत के आंकड़े से 2024 के चुनाव में नीचे रखना विपक्ष के लिए बड़ी ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि विपक्ष जाति के हिसाब से, क्षेत्रीयता के हिसाब से, प्रदेशों के हिसाब से बहुत बुरी तरीके से उलझा हुआ है। कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे की को लेकर जमीन पर दुश्मन है। यह जो समीकरण है, ये साधने इतने आसान नहीं है। और अब तो और भी टेढ़े हो गए हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव से कांग्रेस मजबूत होती हुई दिख रही है और विपक्ष के ही कई दलों को खतरा सताने लगा है कि उनको भाजपा भी निपटा सकती है और कांग्रेस भी निपटा सकती है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार खुद बिहार में मौजूदा समय में बगैर तेजस्वी यादव के कुछ नहीं है। अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखने के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ है। आप एक बात और समझ लीजिए, यह ठीक है कि कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस के हौसलों को उड़ान मिली है, लेकिन इस तस्वीर का एक पहलू यह भी है कि विपक्ष के अन्य दलों को भाजपा के साथ साथ कांग्रेस से भी चिंता बढ़ गई है। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि अब कांग्रेस सीटों पर अगर बंटवारा होता है, जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ साथ कोई और क्षेत्रीय दल है, कई प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जैसे हैं वहां एक एक दो दल है, और भी कई सारे, बिहार में भी यही स्थिति है, और भी कई सारे प्रदेशों में ऐसी स्थिति है, तो यहां पर कांग्रेस सीटों में कम हिस्सेदारी पर मौजूदा समय में राजी नहीं होगी। आप एक बात और याद कीजिए, पिछले चुनावों में चंद्रबाबू नायडू पूरे देश का दौरा कर विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, ठीक इसी तरह से जैसे इस बार नीतीश कुमार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में उनके सांसद घटकर 3 रह गए, विधायक केवल 23 रह गए और वो सत्ता से बाहर हो गए। बिहार में नीतीश कुमार का भी यही हाल होने वाला है। देश की मौजूदा राजनीति में कई लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई लड़कर भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग हैं भाजपा और भाजपा के बाहर जो नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई लड़कर राजनीतिक तौर पर निपट चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक लड़ाई है नरेंद्र मोदी से, यह बहुत पुरानी है, लेकिन लगता नहीं है कि वो इस लड़ाई को जीत पाएंगे। 2024 के बाद वो अपना सब कुछ लुटा पिटा कर हारते हुए दिख सकते हैं। ऐसी तस्वीर बनती हुई महसूस की जा सकती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।